आईएनएस टीवी के स्टूडियोज में हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजेश शुक्ला जी, डेप्यूटी एडिटर आईएनएस। राजेश जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग। आज 5 राज्यों का ये चुनाव गिनती जारी है। पहले तो थोड़ा बताइए दर्शकों को कि सुबह 8 बजे से जिस तरह गिनती शुरू हुई, पोस्टल बैलेट और फिर ईवीएम, किस तरह से ये काउंटिंग प्रोसेस अनफोल्ड करता है? देखिए, पहले तो पोस्टल बैलेट की गिनती होती है। उसके बाद जो इनिशियल जो रुझान आने शुरू होते हैं तो उसमें दो से ढाई घंटे का समय लगता है। 2 से ढाई घंटों में आप ये क्लियर कर पाते हैं कि रुझान किसकी ओर जा रहे हैं और उसमें क्या आपको लगता है। तो आप जैसे देख रहे हैं, सुबह से देख रहे हैं कि जैसा प्रोजेक्ट किया गया था, रुझान बिल्कुल बीजेपी कई सारे राज्यों में, उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे आपको दूसरे इलाकों में हो, मणिपुर में हो, जैसे तो सारी चीजें तो वैसे ही आ रही हैं। और आप उत्तराखंड को जैसे ले लीजिए और गोवा जैसे, जो संभावना थी कि इस बार सबसे मुश्किल जो चुनाव होने जा रहा है अगर वो है तो वो है उत्तराखंड और गोवा, और वही हो रहा है, वही मुझे दिख रहा है। यानी एग्जिट पोल्स में जो कहा गया अनुमान बराबर वही चल रहा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि करीब करीब वही है। अब तो आगे 2-4 घंटे में आपको तस्वीरें साफ हो जाएंगी कि क्या होगा। आपको लगता है कि आपके इस एंट्री ने, बदलती हुई राजनीति ने और इन तमाम समीकरणों ने गोवा के परिदृश्य को थोड़ा बदला है? जो आप थोड़ी देर पहले कह भी रहे थे कि गोवा इस बार देखना दिलचस्प रहेगा। बिल्कुल बदला है। आम आदमी पार्टी ही नहीं, वहाँ पे टीएमसी भी रही, और टीएमसी ने में जिस तरह से पूरा माहौल बदला, उससे लगा कि एक नया समीकरण बन रहा है। और अभी स्थिति वही है। मैं बता दूं कि जो नतीजे होंगे, अभी तो रुझान चल रहा है, जो नतीजे होंगे उसके बाद एक नया आप देखेंगे कि नया कॉम्बिनेशन बन रहा है। उसमें टीएमसी भी है और इसके बाद दूसरी एमजीपी भी है, इसके बाद कांग्रेस भी है, बीजेपी भी है। तो एक बिल्कुल वो रिजल्ट साबित करेगा कि गोवा की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। जी, इस समय जो 40 सीटें हैं, हम आपको बता दें कि 40 सीटों में काफ़ी अच्छी टक्कर चल रही है गोवा में, जहां पर भाजपा हो, कांग्रेस हो, दोनों के पास 18 और 17 सीटें हैं। वहीं टीएमसी के पास भी 4 सीटें हैं, तो तृणमूल कांग्रेस भी वहां पर एक प्लेयर है। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें और हम पिछले 3 दशकों में देखें, तो हमने देखा है राजेश जी कि अगर एक पार्टी की सरकार आती है 5 वर्ष के बाद, अमूमन जनता दूसरी पार्टी को वोट करती है। लेकिन क्या इस बार बैक टू बैक यहाँ पर गवर्नमेंट बीजेपी की बनती दिख रही है? देख, करीब 85 के बाद ये पहली बार होगा कि 35 साल में जो सिटिंग मुख्यमंत्री है वो फिर से मुख्यमंत्री बनेगा। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और दूसरी चीज है कि एक जिंक्स हुआ करता था कि जो नोएडा आता है वो फिर आप मुख्यमंत्री नहीं बन पाता है। और ये कार्यक्रम भी नोएडा से ही जा रहा है। और आप समझ लीजिए कि कम से कम 40 बार, एक फिगर मैंने कहीं पढ़ रहा था कि 40 बार जो है मुख्यमंत्री नोएडा का दौरा कर चुके हैं। ये बहुत बड़ा मिथ था, बहुत बड़ा है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब पहली बार वो आए थे नोएडा, तो इसको लेकर इतना बड़ा बज़ एक तरीके से हम कह सकते क्रिएट किया गया था कि अब इनका क्या होगा। बहरहाल थोड़ी सी गर्मी क्योंकि बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो थोड़ा पहाड़ों की तरफ चलते हैं। और जैसा कि कहा अमित जी ने कि 5 साल अगर किसी एक की सरकार होती है तो 5 साल किसी और की सरकार होती है। लेकिन इस बार उत्तराखंड का जो दौर है, आप देखिए राजेश जी, वो कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में बदलता हुआ नजर आ रहा है। वो उत्तराखंड जो 5 साल के बाद अपनी सरकार को बदल दिया करता था, एग्जिट पोल से तो इस बार कुछ और ही कह रहा है। हाँ, एग्जिट पोल भी है। अभी जो रुझान है उसमें भी बीजेपी नंबर 1 है जहां तक मुझे लगता है। तो लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस की जो स्थिति वहां पर मानी जाती है कि बिल्कुल बहुत आगे होगी, और कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस ने दिखाया, आपने देखिए इसके जो रुझान आ रहे हैं, कांग्रेस एक अच्छी स्थिति में है। और अभी 1-2 घंटा मुझे लगता है इंतजार कर लीजिए, इसके बाद हो सकता है कि थोड़ा और फेरबदल आपको मिला जाए। तो उत्तराखंड में कांग्रेस के क्या आप कहेंगे? हरीश रावत हैं, कोई नए नेता हैं, कौन है वहां पर जो लीड कर रहे हैं? ऑब्वियसली हरीश रावत एक सबसे कद्दावर नेता अगर किसी की गिनती होती है तो हरीश रावत, नो डाउट। इसके बाद की क्या स्थिति आप जानते हैं, मुख्यमंत्री किस तरह से बदले जाते हैं, इक्वेशंस क्या होते हैं, उसका आला कमान से क्या कोई नई परिभाषा गढ़ ली जाती है कि इनके नेतृत्व में हमने एक, इनको अवसर मिला, अब दूसरे को अवसर मिलना चाहिए। कांग्रेस में आप बिल्कुल देखिए, पंजाब में वही हुआ। पंजाब में चुनाव के पहले जिस तरह से आप चन्नी जी को लेकर के आ गए, तो उससे बहुत क्लियर है कि अभी देखना पड़ेगा कि क्या। लेकिन मैं मानता हूँ हरीश रावत ने बहुत मेहनत की है। हरीश रावत पर्यवेक्षक बन के भी गए पंजाब में, उसके बाद फिर लौट करके आए, इसके बाद फिर उत्तराखंड का पूरा मोर्चा संभाला,
और ये जो रिजल्ट आ रहा है, जो रुझान आ रहे हैं, सॉरी, जो रुझान आ रहे हैं, वो हाँ, बिल्कुल हाँ। उनकी मेहनत का नतीजा है। बिल्कुल। और हमेशा ऐसा रहता है राजेश जी कि हम कहते हैं कि कांग्रेस में कभी ना कभी किसी ना किसी दौर में एक हनुमान की जरूरत होती है। वो हनुमान कई बार कई लोग बनते हैं। इस बार हमने हरीश रावत को देखा, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उनके हनुमान हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। बहरहाल, लेकिन अगर आप गौर करेंगे, जो कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मुझे लगता है, अगर कोई राज्य इस बिना पर किसी राज्य से अलग होता है कि वो पहाड़ों का राज्य है और उसको ऐसा लगता है कि शायद धरातल से, यानी कि मैदानी क्षेत्रों से उसके विकास के लिए उस तरीके से नहीं सोचा जा रहा जिस तरीके से उसको पहाड़ों से सोचा जा सकता है, उसके बावजूद जो पहाड़ों से पलायन का मुद्दा रहा वो इस बार चुनाव में कहीं ना कहीं गायब रहा। जो पहाड़ों पर राजधानी गैरसैंण को बनाने की बात हमेशा से कही जा रही थी, अगर आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को गौर करेंगे तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहता है। कहा भी जाता है कि ग्रीष्मकालीन राजधानी देहरादून होगी और फिर शीतकालीन राजधानी देहरादून होगी और ग्रीष्मकालीन उसे बनाएंगे, लेकिन एक स्थायी राजधानी का जो मुद्दा था वो भी इस बार गायब रहा। इन तमाम मुद्दों के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि बीजेपी फिर से एक बार बहुत अच्छी स्थिति में। ये कैसे? नहीं, देखिए, मुद्दे पे जहाँ तक बात है तो मुद्दे तो अब जो अब विधानसभा चुनाव भी हो रहे हैं तो उसमें नेशनल मुद्दे हमको लगता है कि कोई भी स्टेट में चुनाव हो तो वो राज्य का मुद्दा मुझे लगता है सबसे नीचे हो जाता है। जब देखिए उत्तराखंड में चुनाव किन मुद्दों पे लड़े गए। आपकी बात सही है, राजधानी का मुद्दा था, लेकिन उससे बड़ा रोजगार का मुद्दा था, उसके बड़ी सुरक्षा का मुद्दा है। जो जिस तरह से वहाँ जितने सुरक्षाकर्मी आते हैं रहते हैं और जिस तरह से एक इकोनॉमी है उनकी, ज़्यादातर लोग वहाँ पे बाहर रहते हैं, सेटल दूसरी जगह पे होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वहाँ की इकोनॉमी चलती है। तो वो मुद्दे जो थे ना, मुद्दे बिल्कुल पीछे रह गए। आप जो राजधानी बनाने का मुद्दा रहे, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे राष्ट्रवाद का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो, तो ये सब मुद्दे तो अब कहाँ लड़े जाते हैं। आप मुझे एक भी कोई ऐसा स्टेट बता दीजिए जिसमें राज्य के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। सिर्फ बंगाल छोड़ दीजिए, जिस तरह से बंगाल ने, ममता बनर्जी ने बिल्कुल बना लिया उसको कि जो बाहरी है उसको मुद्दा बनाया। और देखिए मुद्दा बनाया और वो ऑब्वियसली जो राष्ट्रीय मुद्दे थे वहां गौण हो गए। तो उत्तराखंड में 70 सीटें हैं दिल्ली की ही तरह और इस समय 61 सीटों पर रुझान आ गए हैं। बीजेपी 33 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 25 पर अगर आप 2017 के जो नतीजे थे उससे देखें तो 14 सीटों का मुनाफा कांग्रेस को हुआ है। आम आदमी पार्टी ने खाता नहीं खोला है। आम आदमी पार्टी को इस बार आप पांचों राज्यों में कैसे देखते हैं? दिल्ली में तो उनकी सरकार चल रही है, क्या वो नेशनल प्रेजेंस की जो अपेक्षा आकांक्षा है वो पूरी करेंगे इस बार? देखिए, आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड में अभी तक रुझानों में उनके नतीजे आए नहीं है, वो बात सही है। लेकिन जिस तरह से शुरू में आपने देखा होगा कि ये दिल्ली की पार्टी है, लोकल पार्टी है, लेकिन जिस तरह से उसने अपना विस्तार किया, आज पंजाब में मुझे लगता है 6-7 साल की अवधि में पहली बार एक आम आदमी पार्टी ही है जो एक नेशनल फिगर के रूप में उभरना चाहती है। और पंजाब में तो बिल्कुल सबसे आगे है वो दिख रहा है उसका। गोवा में उसकी बहुत पहल है। गोवा में अब क्या होते हैं नतीजे, इसके बाद उस इक्वेशन में वहाँ कहाँ फिट होती है देखना पड़ेगा। लेकिन पंजाब के नतीजों ने ये साबित कर दिया कि भाई इनको आप दिल्ली तक फोकस नहीं कर सकते। जिन मुद्दों पे, जैसे कि अब उन्होंने उन मुद्दों को हवा दी, जैसे चाहे वो स्कूल बनाना हो, चाहे वो फ्री का बहुत सारी सुविधाएं हैं, घर बैठे आपको जो सुविधाएं मिलती हैं दिल्ली में, जैसे आपको बहुत सारी सुविधाएं, तो लोगों की अपील जो है तो वहाँ पे यहाँ एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगी राजेश जी कि क्या हम ये अब मान के चले कि वक्त और दौर दोनों बदल गया है। 100 साल पुरानी पार्टी अकाली दल, आप हाल देखिए उनका भी, अगर आप रुझानों को देखेंगे तो लगभग 10 पर पहुंचती हुई दिख रही है रुझानों के हिसाब से, और कहाँ 65 पे अभी पहुंच चुकी है आम आदमी पार्टी। मतलब वक्त, दौर, समय और इसके साथ साथ जो परिस्थितियां हैं और उसके साथ वोटर्स की सोच, ये सब पंजाब में बदलती हुई आपको दिखी? बिल्कुल बदलती हुई दिखी। देखिए, पंजाब में बिल्कुल है कि जो मालवा पे राज करेगा वो पंजाब पे राज करेगा, ये बिल्कुल है। आज आप समझ लीजिए 69 सीटें हैं मालवा में। अब 69 सीटें में पिछली बार कांग्रेस ने यहाँ से 40 सीटें जीती थी और आपने भी अच्छी जीती थी, और आपने भी अच्छी जीती थी। और जिस तरह से वहाँ पे उन्होंने भगवंत मान ने जो वहाँ पे डोर टू डोर कैंपेनिंग की, बिल्कुल फोकस बना लिया कि मुझे इसी पे काम करना है, उसके नतीजे देखिए सामने आ। सवाल प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस से ये पूछेगा कि आपका जो मैसेज है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अगर उत्तर प्रदेश में आप 40% सीटें दे रही हैं तो बाकी राज्यों में क्यों नहीं? क्या ये डिस्कनेक्ट है मतदाता और कांग्रेस के बीच में? मुझे लगता है कि कांग्रेस ने एक प्रयोग किया है। अभी इस प्रयोग का वो असर देखना चाहती है कि क्या इस प्रयोग का असर होता है या नहीं होता है। तो उसके बाद क्या सीटें मिलती हैं, हर सीटों पे उनका इक्वेशन क्या है, उसकी स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब चीज़ों पे कांग्रेस पार्टी 266 सीटें जो रुझान आ रहे हैं
राजेश जी, कांग्रेस सिर्फ 3 पे आगे है, तो क्लियर है कि ये चला कि नहीं चला बिल्कुल, मैं तो वही कह रहा हूँ कि कांग्रेस और अन्य का मुकाबला हो रहा है। लोग कहते हैं कांग्रेस एंड अदर्स का मुकाबला हो रहा है, कांग्रेस की किसी पार्टियों से बड़ी पार्टियों से मुकाबला नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जब संगठन नहीं है आपके पास, जब नेतृत्व बहुत कमजोर है, तो आप उम्मीद मत करिए कि बहुत सारी सीटें लेके आ जाएगी पार्टी। बिल्कुल, और शायद यही वजह भी रही कि कहीं भी आपने फायर ब्रांड होते हुए नहीं देखा होगा कांग्रेस को, कैंपेनिंग में कहीं नहीं देखा होगा। बल्कि आप जब भी देखते होंगे मुखातिब होते हुए प्रियंका गांधी वाड्रा को, अगर मीडिया से मुखातिब होती थी तो वो हर बार यही कहती थी कि उनको पहले अपने संगठन को मजबूत स्थिति में लाना बेहद जरूरी है। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो धीरे धीरे बीजेपी ने जो कहा था कि वो कांग्रेस को हटा देगी भारत के नक्शे से, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ही अब कांग्रेसमयी होती जा रही है। क्योंकि ज्यादातर लोग तो कांग्रेस छोड़कर कहीं अगर जाने का सोचते हैं तो वो बीजेपी में ही। हाँ, लेकिन बीजेपी के सामने चुनौतियां भी होंगी, इतना जी। आसान नहीं है। जैसे कि परिवारवाद का आरोप लगाए तो प्रियंका गांधी एक वीडियो में कहती नजर आ रही हैं, आप मुझ पे परिवारवाद का आरोप लगाते हैं, जो हमारे परिवारवाद से वो नमूना पेश करती हैं। मध्य प्रदेश से आपने लिया, उत्तर प्रदेश से जितेंद्र प्रसाद जी, के बिल्कुल। साथ में, तो वो सब तो परिवारवाद में तो बीजेपी में ही शामिल हो रहे हैं ना। जी। तो कोई ऐसी बड़ी पार्टी, नेशनल पार्टी आरोप लगाती है कि हम परिवारवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, बीजेपी लड़ रही है, तो सारे परिवार के लोग तो बीजेपी में ही शामिल हो रहे हैं। जी। तो ये चुनौती बीजेपी के सामने है और उसको फेस करना पड़ेगा। राजेश जी, मणिपुर का भी थोड़ा विश्लेषण करें, क्योंकि कई बार उत्तर प्रदेश पे इतना फोकस रहता है कि मणिपुर पे चर्चा नहीं हो पाती। इस समय जो रुझान आ रहे हैं, 60 सीटें हैं और बीजेपी वहां पर काफी आगे है। लेकिन जो आप कांग्रेस और अन्य की बात कर रहे थे, वहां अन्य के पास ज्यादा सीटें हैं। बिल्कुल। अन्य कौन है और क्या फिर ये एक भूमिका निभा सकते हैं आज? हाँ, बहुत सारी छोटी पार्टियां हैं, उनका उनका रोल होगा सरकार बनाने में लेकर के, वो देखना महत्वपूर्ण होगा। और मुझे लगता है बीजेपी और अन्य एक सरकार बनाने, और मुझे नहीं लगता कि जरूरत भी पड़ेगी। अब देखिए 60 सीटें हैं वहाँ पे, 60 सीटें 60 सीटें हैं। 60 सीटें हैं, उसमें जो बहुमत है उनको 30-32 31 सीटें, का हाँ चाहिए, जी। 31 का चाहिए। तो उसमें बीजेपी के लिए मुश्किल नहीं होगी। अब 20-25 से ज़्यादा वो रुझानों में आगे है बीजेपी। तो अभी देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने बूते पे सरकार बना लेती है या फिर उसको किसी अदर्स की जरूरत पड़ेगी। ये भी उपलब्धि होगी कि बैक टू बैक सरकार मणिपुर में भी भाजपा की, बिल्कुल होगी, बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी उपलब्धि। नॉर्थ ईस्ट में भी प्रेजेंस अच्छी बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल। उस प्रचार हुआ, सारे बड़े लीडरों की वहाँ पे मीटिंग हुई, दौरे किए, और इसके बाद उसका असर दिख रहा है। और वो संगठन का जो असर है वहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट बहुत फोकस में रहा है बीजेपी के, और उसका असर आपको दिखने मिल रहा है सबसे बड़ी पार्टी के रूप में। बिल्कुल, और जैसा कि आपने सबसे शुरुआत में ही कहा था कि आजकल चाहे कहीं के भी चुनाव हो, आप निकाय चुनाव भी उठा के देख लीजिए, मुद्दा उसमें राष्ट्रीय ही होता है कि कैसे स्ट्राइक किया, कहाँ सर्जिकल स्ट्राइक किया और किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं और कैसे परिदृश्य में फिलहाल भारत है।